हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। तो ये आपका इंटरनेशनल बिजनेस का एक यूनिट नंबर 1 का टॉपिक है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि इंटरनेशनलाइजेशन के अंदर कौन कौन स्टेजेस होते हैं, इसके अंदर कितने स्टेजेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो टोटल यहाँ पर 5 स्टेजेस होते हैं जिसका ऑर्डर होता है। सबसे पहले आता है आपका डोमेस्टिक कंपनी, सेकंड आता है आपका इंटरनेशनल कंपनी, थर्ड आता है आपका मल्टीनेशनल और फोर्थ आता है आपका ग्लोबल कंपनी। और लास्ट और सबसे बड़ा स्टेज जो होता है वो आपका आता है ट्रांसनेशनल कंपनीज। तो वन बाय वन करके इनको डिटेल में हम यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट आता है आपका डोमेस्टिक कंपनी। It limits its operation, mission, and vision to the national political boundaries. This company focuses its view on the domestic market, opportunity, domestic supplier, domestic financial company, domestic customers, etc. अब डोमेस्टिक कंपनीज के अंदर कौन सी इसमें आती है आपकी, जिसके अंदर ये देखा जाता है कि जो आपकी जो रीजनल बॉर्डर्स है ना उसको पार ना करे। मतलब वो कंपनीज जो हमारी बॉर्डर्स के अंदर ही यहाँ पर लोकेटेड है, तो वो कंपनीज आती है आपकी डोमेस्टिक के अंदर। इसके अंदर ये देखा जाता है कि जो डोमेस्टिक कंपनीज होती है ना उनका क्या फोकस होता है कि वो डोमेस्टिक मार्केट को अपॉर्चुनिटीज़ को वहाँ पे ग्रैब कर सके, डोमेस्टिक सप्लायर्स को वहाँ पर उसके फोकस से, उसके व्यू फोकस से देखती है, डोमेस्टिक फाइनेंशियल कंपनीज को देखती है, डोमेस्टिक कस्टमर्स को देखती है। तो वहाँ पे मतलब सब लोग क्या होता है, लोकल मार्केट की बात की जा रही है कि वहाँ पे लोकल जो है सप्लायर्स की बात हो रही है, कंपनीज भी वहीं की है, कस्टमर्स भी वहीं के है। तो जब हमारी नेशनल बॉर्डर्स को पार नहीं करते तो वो आती है हमारी मतलब विद इन कंट्री बॉर्डर्स, तो वो आती है आपके डोमेस्टिक कंपनीज के अंदर। सेकेंड पॉइंट आता है आपका इंटरनेशनल कंपनीज। These companies believe that the practice adopted in domestic business, the people and product of domestic businesses are superior of those of other country. The focus of these companies is domestic, but it extend the wings to the foreign countries. अब इंटरनेशनल कंपनीज है, अब इसके जैसे कि आपको नाम से ही समझ आ रहा है कि जब हम अपनी नेशनल बॉर्डर के अक्रॉस जाके यहाँ पर ट्रेड करते हैं तो वो आती है हमारी इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर या इंटरनेशनल कंपनीज के अंदर। तो इसके अंदर जो फोकस होता है ना वो किसके ऊपर रखा जाता है, फोकस तो इन कंपनीज का डोमेस्टिक का ही होता है, बट इसके अंदर क्या होता है, वो जो कंपनीज होती है ना वो ये चाहती है कि जो हमारा बिजनेस है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करे। अब वो कहाँ पे एक्सपेंड करे, फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर एक्सपेंड करे। जो भी हमारा ट्रेड हो रहा है या फिर जो भी हम गुड्स बना रहे हैं, सर्विसेज बना रहे हैं, एक्सपर्टीज़ को शेयर कर रहे हैं, तो वो सब हम जो दूसरी कंपनीज़ है उनके साथ में मिलकर यहाँ पर काम कर सके। तो यह आता है आपका इंटरनेशनल कंपनीज़ के अंदर। थर्ड आता है आपका मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। MNC इज़ एन एंटरप्राइज ऑपरेटिंग इन सेवरल कंट्रीज बट मैनेज फ्रॉम वन होम कंट्री। अब इसके अंदर MNCs के अंदर ये देखा जाता है कि इसके अंदर जो वन हेड ऑफिस होता है ना वो उसका मेन ब्रांच के अंदर ही होता है। मतलब जहाँ वो कंपनी सिचुएटेड है ना सिर्फ वहीं पर उसका जो हेड ऑफिस होगा वो वहीं पर सिचुएटेड होगा। बट इस टाइप की जो कंपनीज होती है ना इनकी जो ब्रांचेस है ना वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर अवेलेबल होती है। जैसे कि इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, विप्रो हो गई, EY कंपनी हो गई, अर्नेस्ट एंड यंग कंपनी हो गई, TCS हो गई, टाटा कंसल्टेंसी। तो ये सारे आपके आते हैं MNCs के अंदर। Generally, any company or group that drives a quarter of its revenue from operation outside of its home country is considered as a multinational company. अब इस टाइप की जो कंपनीज होती है ना इनका जो मतलब 1/4 जो होता है ना रेवेन्यू वो कहाँ से होता है, आउटसाइड कंट्री से, मतलब होम कंट्री से नहीं हो रहा। ये बाहर के जो कंट्रीज जहाँ पे उनकी ब्रांचेस अवेलेबल है उधर से भी इनका जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू जनरेशन वहाँ से होता है। तो इस टाइप की कंपनीज को बोलते हैं MNCs, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है आपका ग्लोबल कंपनीज। दीज कंपनीज वर्क टू हैव अ फुट होल्ड इन अ लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज, यूजुअली लार्जर दैन द MNCs। अब ये जो कंपनीज होती है ना आपकी ग्लोबल, ये जो कंपनीज है ये MNCs से ज़्यादा बड़ी होती है, बट ये सबसे बड़ी नहीं होती, बट ये MNCs से बड़ी होती है। इनके जो हेड ऑफिस होते हैं वो जब डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे इनकी ब्रांचेस अवेलेबल है तो वहाँ पर इनके हेड ऑफिस भी होते हैं। दे हाउएवर डू नॉट फॉलो द सिस्टम ऑफ हैविंग एन ऑफिशियल हेड ऑफिस। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि जहाँ पर ब्रांचेस है वहाँ पर हेड ऑफिस नहीं होंगे। जहाँ भी ब्रांचेस है, जिस भी कंट्री के अंदर इसकी जो ब्रांच है वो अवेलेबल है तो वहीं से उसको मैनेज भी किया जाएगा। तो ये चीज़ इसके अंदर ग्लोबल कंपनी और MNC के अंदर एक मेन डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है।
Various subsidiaries are set, but standard products are sold without any flexibility in terms of adapting to local consumer. There is no change in branding or information about a global company, even if their country of operation changes. McDonald, a food fast chain, is an example of this kind of companies. अब ग्लोबल कंपनीज के अंदर ये देखा जाता है कि जो MNCs होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, ये उनसे बड़ी होती है. MNCs के अंदर हमने ये देखा था कि जो उसके हेड ऑफिस होते हैं ना, वो सिर्फ वहीं पर लोकेटेड होंगे जहाँ की वो कंट्री पे वो है, और उसकी जो ब्रांचेस होती है ना, वो 6 से 7 जगह पे वो अवेलेबल होती है. बट अगर ग्लोबल कंपनी के देखें तो जो उसकी ब्रांचेस है वो ज़्यादातर कंट्रीज़ के अंदर अवेलेबल होती है, और जो हेड ऑफिस होता है ना, वो अलग अलग जगह पे वहाँ पे सिचुएटेड होते हैं. तो ये था इनका मेजर डिफरेंस. अब यहाँ पर ग्लोबल कंपनी का हमने यहाँ पर एग्जांपल देखा है मैकडोनल्ड. तो मैकडोनल्ड जो है, इसकी डिफरेंट ब्रांचेस है, डिफरेंट इनके हेड ऑफिस होते हैं, और ये लोग वहाँ पे अपना खुद से वहाँ पे मैनेज करते हैं. ऐसा नहीं है कि जो मेन ब्रांच है वहीं से उसको ऑर्डर्स मिलेंगे. तो इसके अंदर जो उनकी ब्रांचेस है वहाँ पर हेड ऑफिस भी उधर ही अवेलेबल है. इसके बाद आपका फिफ्थ आता है ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन. ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन ये आपकी सबसे बड़ी कंपनीज होती है. ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन आर वेरी लार्ज फर्म विद ब्रांचेस और सब्सिडरी कंपनी इन मोर देन वन कंट्री. अब जो ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर लार्ज फर्म्स को देखा जाता है. इसकी जो ब्रांचेस होती है या फिर जो इसकी सब्सिडरी कंपनीज होती है, जो इसकी छोटी कंपनीज होती है ना, वो एक और एक से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर यहाँ पर अवेलेबल होती है. दे आर बिग ऑर्गेनाइजेशन दैट होल्ड इमेंस इकोनॉमिक पावर एंड इन्फ्लुएंस. अब इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है, और इनके पास में बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक पावर होती है. इनका जो मार्केट के अंदर इन्फ्लुएंस होता है, जो मार्केट के अंदर इनका दबदबा होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है. पावर इनके पास अच्छी होती है. तो इस टाइप की हम कंपनीज को बोलते हैं ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन. अब यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया है. तो यहाँ पे जो हमारे स्टेजेस है उसके अंदर आप ये जो 5 नाम है ये भी लिख सकते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट बताया है डोमेस्टिक. सेकंड था आपका यहाँ पे इंटरनेशनल, जिसको यहाँ पे लिखा है एक्सपोर्ट ऑपरेशन. थर्ड था आपका ग्लोबल कंपनीज, जिसके अंदर यहाँ पे बताया सब्सिडरीज और जॉइंट वेंचर. फोर्थ है आपका मल्टीनेशनल ऑपरेशंस, और फिफ्थ आता है जो कि लास्ट है आपका ट्रांसनेशनल. तो ये 5 स्टेजेस आते हैं आपके इंटरनेशनलाइजेशन के अंदर, जिसके अंदर सबसे पहले डोमेस्टिक मार्केट की बात करते हैं, जो कि होता है लोकल मार्केट. फिर उसके बाद आता है आपका इंटरनेशनल बिजनेस, जिसके अंदर आता है आपका जब भी हम अपनी कंट्री की जो बॉर्डर है उससे बाहर जाके ट्रेड करते हैं. थर्ड आता है आपका ग्लोबल कंपनीज, जिसके अंदर ये बताया था कि इस टाइप की कंपनीज के अंदर क्या होता है, जो इनका हेड ऑफिस होता है वो एक जगह पे सिचुएटेड होते हैं. और फोर्थ आता है आपका MNCs, जो लार्जर होती है एज़ कम्पेयर टू ग्लोबल, और इसके अंदर जो हेड ऑफिस होता है वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर भी सिचुएटेड होते हैं. और लास्ट आता है आपका ट्रांसनेशनल ऑपरेशन, जिसके अंदर ये देखा जाता है कि इस टाइप की जो कंपनीज होती है वो बहुत ही ज़्यादा बिग प्लेयर होती है, और साथ में ये बिग ऑर्गेनाइजेशन होती है. इनके पास में जो पावर होती है वो बहुत ही इकोनॉमिक पावर अच्छी होती है, और साथ में इनका मार्केट के अंदर इन्फ्लुएंस भी बहुत ही अच्छा होता है. तो ये थे आपके 5 स्टेजेस इंटरनेशनलाइजेशन के अंदर. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें, और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.